जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा स्टार्ट हो गया है। हम आज साइंस के, और ये भी आपको पता होगा कि साइंस 25 नंबर में पूछे जा रहे हैं इस समय। और अलग अलग इस बार का हुआ कि आपको ना, पहले ऐसा नहीं था, पहले सब कुछ एक ही में दे दिया जाता था आपको हल करने के लिए। उसमें कभी मैथ आ जाता था, रीजनिंग, रीजनिंग, उसके बाद साइंस, कभी मैथ, कभी जीके, इस प्रकार आता था। लेकिन इस समय पैटर्न चेंज करके क्या किया गया है कि आपको जैसे मैथ है तो पहले मैथ अगर आपको आता है तो मैथ 25 क्वेश्चन, ठीक ना। अगर साइंस आता है तो साइंस भी 25 नंबर का पूछा जा रहा है। उसके बाद ऐसा ही मतलब ना कि एक एक करके मैथ का तो मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का तो रीजनिंग, अगर साइंस है तो साइंस का, और करंट अफेयर्स जीके एक में पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार अब और ये अच्छा भी कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। अब देखिए, अब कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं उस समय कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हल करके आप परीक्षाओं में बैठिए, आप एकदम अच्छे करके आएंगे। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हल कर रहा है 1.5 ओम के प्रतिरोध, यानी आर का मान दे दिया। आप प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ये भी याद रखिए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो चलिए, भी का मान दे दिया कितना? 150 वोल्ट। आप कह रहा है ना कि पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब चलिए, अभी शक्ति ना कई सूत्र है। मेन सूत्र P बराबर W/T होता है, P बराबर V इंटू आई होता है, P बराबर V स्क्वायर बटा में R, और P बराबर I स्क्वायर इंटू R। देखिए, 4 सूत्र है, 4 फार्मूले हैं, और जिस पे ये क्वेश्चन ये बैठना है, इसको अगर हल करना है, किस पे होगा? अपने दिमाग से कीजिए। देखिए क्या दिया, देखिए V का मान दे दिया, R का मान दे दिया, P का मान निकालना है, तो इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिए मेरे भाई। अब ये आपके फार्मूले याद करने पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि ऐसे ही हल कर लेंगे तो नहीं होगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखिए, तो P बराबर का ये सूत्र लगा दीजिए, V स्क्वायर बटा में R। तो P का मान ज्ञात करना है, V का मान कितना है मेरे भाई? 150। तो 150 गुणे 150 दो बार लिख देंगे, अब बटा में R 1.5। कोनो दिक्कत? देखिए, दशमलव हटाएंगे तो एगो 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, कोनो दिक्कत? देखिए, कटा दीजिए कितने बार में? 10 बार में। तो P बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15। अरे ठीक है ना बाबू, देख लो, 15 के 0 कितना? 150। 1500, 150 गुणे 150, 1.5 तो कैंसिल हुआ। हाँ, तो चलिए कितना हो जाएगा? 1500 वाट आ रहा है ऑप्शन। हाँ, गलती कर दिए हैं क्या? फिर एक बार देखिए तो 1500 दे रहा। 1500 गुणे 1500 अपन में 1.5, एगो 0 बढ़ाएंगे तो घट जाएगा। 15 कम में 15, ठीक है, इतना होगा, ये वाला आंसर होगा। थोड़ा सा एक 0 और बढ़ा लीजिए वाट में। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? इस प्रकार क्वेश्चन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक चीज देखिए मेरे भाई, प्रतिरोधों का संयोजन, जो मेरे भाई पहले से पढ़े होंगे ना वो तो कर ही लेंगे, जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन सीखिए। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन 3 है, समांतर, श्रेणी और मिश्रित। लेकिन आपको ना इन तीनों पढ़ना है, लेकिन 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। देखिए, समांतर क्रम क्या होगा? समांतर क्रम संयोजन के लिए समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। ये मेरे भाई देखिए, तुल्य प्रतिरोध का ना ये सूत्र होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट अनंत तक, जितना रहेगा उतना। श्रेणी क्रम में वो होगा, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। ये मेरे भाई देखिए, ई का होगा, ये सीधा सीधा एकदम जोड़ देना, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 अनंत तक, ठीक। समांतर में कहेगा तो पलट करके लिखिए, श्रेणी में कहेगा तो सीधा जोड़ दीजिए। देखिए, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल मतलब वही तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। समांतर क्रम में जुड़ा है तो देख, यही कर खाली भरमाया है, कोई मतलब नहीं, खाली भरमाया। देखिए मेरे भाई, समांतर क्रम में ऐसे करके जोड़ा है, देखो, ठीक ना। ये केवल क्या कर दिया है आपको? केवल भरमा दिया है। कितने? 12 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया है। इसका मान दे दिया 14 ओम और इसका मान दे दिया है 6 ओम। समांतर क्रम संयोजन जानते हैं क्या होता है?
समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा कि किसी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, फिर अगले प्रतिरोध का पहला सिरा एक ही बिंदु से और दूसरा बिंदु किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए आमने सामने तो R1 का मान लिख लिया, R1 कितना दे दिया 14 ओम और R2 कितना दे दिया मेरे भाई 6 ओम दे दिया। इसका तुल्य समांतर क्रम में है ना, तुल्य प्रतिरोध पूछा है, हमें इससे मतलब नहीं है, बस तुल्य प्रतिरोध तो क्या होता है 1/R, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर मेरे भाई 1/R1 मतलब 14 और 1/R1 मतलब 6। ठीक है ना, बोलते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं आएगा तो चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 24 ले लेते हैं तो 14 है ना मेरे भाई, 24 नहीं होगा, एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा 42। चौदह और 6 का ले लीजिए इस प्रकार, 2 7 14 2 3 6, ठीक ना, 3 7 14 42 ले लीजिए एलसीएम, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, 14 42 और 14 42 हो गया और 6 7 42, ठीक। तो 1/R कितना हो गया मेरे भाई 7 3 10 अपन में कितना हो गया 42, ठीक है ना, कौन दिक्कत। इसका उल्टा कर दीजिए तो R बराबर कितना हो जाएगा 42/10 हो जाएगा ना ओम। अब 10 एक 0 है ना, तो एक अंक पे लगा दीजिए तो R बराबर कितना हो जाएगा 4.2 ओम। यही ना है मेरे भाई, देख लीजिए क्या होगा आंसर। अरे ऑप्शन में दिए है ना, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है और ये रेलवे की परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसे। देखिए यू, भी और एफ, इन तीनों में संबंध अगर जिनको याद है वो लेंस और दर्पणों के क्वेश्चनों को हल कर लेंगे, और एक चिन्ह परिपाटी है उसको बताना है। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम कुछ चीजें आपको हम बता रहे हैं, उसको समझिएगा। जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। आप समझिए, हम समझा रहे हैं, देखिए उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आज यहीं पे देख लो अवतल उत्तल वाले। देखिए मेरे भाई, देखिए ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण वो दर्पण होता है ना कि प्रकाश के परावर्तन की क्रिया झुके हुए पृष्ठ से कराई जाती है, और ये गोला इधर बन रहा है तो सब चीजें इधर बनेगा मेरे भाई। देखिए ये दर्पण का ध्रुव है, P से प्रदर्शित करते हैं, ये वक्रता केंद्र है C है, और ये इसको ना फोकस दूरी F कहते हैं, मुख्य फोकस। और ये मेरे भाई ना इधर ये अनंत होता है, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, इसको क्या कहते हैं मेरे भाई मुख्य अक्ष, और ये अनंत, इधर सब अनंत है। देखिए अगर मान लीजिए कोई वस्तु ना अगर अनंत पे रखते हो ना मेरे भाई, अनंत पे, तो वह वस्तु फोकस पर बनेगी। कहाँ बनेगी? फोकस पे, छोटा बिंदु आकार का, ठीक ना, यहाँ पर बन जाएगी, बिंदु आकार का बनेगा। चलो मान लेते हैं 1 नंबर बन गया। फिर अनंत और C के बीच में रखेंगे ना मेरे भाई, यहाँ दूसरा कंडीशन ध्यान दीजिए, जब किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो यहाँ पे वस्तु थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे ना मेरे भाई, तीसरा नंबर कंडीशन, तो ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, अब उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक ना। ये 3 नंबर। 4 नंबर C और F के बीच में रखोगे ना मेरे भाई, 4 नंबर ये कंडीशन, तो C और वक्रता ये बड़ा बनेगा, 4 नंबर। 5 नंबर देखिए, जब फोकस पे रख दोगे ना मेरे भाई, ये 5 नंबर है, तो यह अनंत पे कहीं बनेगा, ठीक ना, बहुत बड़ा बनेगा। 6वां F और P के मध्य रख देंगे ना मेरे भाई, 6 नंबर कंडीशन, तो यह वस्तु इधर बन जाएगी, 6 नंबर कंडीशन। देख लो, अब यही चीजें आपको समझना है। अब चलिए, अब यहां से यहां तक देखिए, यहीं से यहां तक छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ये मेरे भाई बराबर C वाला, और ये वाला बड़ा बनेगा। देखो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में ना प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, देखिए इधर अनंत है, देखिए हाई वास्तविक उल्टा रहेगा, हाई वास्तविक साथ साथ तीनों खातिर रहेगा, तीनों में खातिर क्या रहेगा, वास्तविक और उल्टा मेरे भाई, वास्तविक उल्टा। तो देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? कब बराबर बनेगा? जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रख देंगे तो बराबर बनेगा। कब बड़ा बनेगा?
तो सी और एफ के बीच में रखेंगे तो बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा कब बनेगा? जब फोकस पे रख देंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो बहुत बड़ा बना। 6वां कंडीशन ये मेरे भाई इधर बन गया। जब इधर बनता है ना तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी और कामा सीधा, अब मेरे भाई ना यही वस्तु है, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, छोटा भी बनता है। वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा बराबर, वास्तविक उल्टा बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। उसके बाद आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये मेरे भाई याद हुआ? याद हुआ? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा बराबर बड़ा और आभासी सीधा, साथ साथ सीधा के बड़ा बनेगा। यहां केवल अगर छोटा कर देंगे ना, छोटा, देखिए आभासी कामा सीधा, केवल है ये छोटा लिख देंगे ना मेरे भाई, तो यह ना उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा छोटे बनेगा। आभासी सीधा छोटा, उत्तल दर्पण में आभासी सीधा छोटा, लेकिन अवतल दर्पण में आभासी सीधा बड़ा, वास्तविक उल्टा छोटा बराबर बड़ा। अरे समझ में आया कि ना? कब कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, समझ में आया? ये भी क्वेश्चन पूछा था, जब वस्तु को एफ और सी के बीच में रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो कैसा बनेगा? आभासी सीधा बड़ा बनता है। यही अपवाद है। बाकी सब 5 गो में वास्तविक उल्टा छोटा बराबर बड़ा, और एगो में क्या बनेगा? आभासी सीधा लेकिन बड़ा बनेगा। चलिए और इससे रिलेटेड हम बता रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम कराएंगे। चलो मेरे भाई देखो हम क्या बताएं, उसको ना कहीं लिख लीजिएगा कॉपी पे, तो भूल जाओगे। देखिए बताएं क्या है, देखो इधर अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं? तो देखिए अवतल दर्पण में वास्तविक बनेगा, बोलिए बनेगा ना, वास्तविक कामा उल्टा, वास्तविक कामा उल्टा, देखिए छोटा भी बनेगा, बोलो, बराबर और बड़ा बनेगा ना। कब बराबर बनेगा, कब छोटा बनेगा, कब बड़ा बनेगा, बता दिए हैं, ठीक ना। अब चलिए इस अवतल दर्पण में ये भी बनता है, आभासी सीधा भी प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी कामा सीधा, और इसमें जब भी बनेगा तो आभासी सीधा के साथ छोटा बनेगा। ये जब बड़ा कर दोगे ना, नहीं जब बड़ा होगा, बड़ा किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा छोटा बराबर बड़ा, कब छोटा बनेगा, कब बराबर बनेगा, कब बड़ा बनेगा, बताएं। आभासी सीधा अब बड़ा बनेगा, ये भी बताएं। इसमें छोटा नहीं, छोटा कह दोगे ना तो गलती हो जाएगा, उत्तल दर्पण में हो जाएगा। तो देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में मेरे भाई प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये हमेशा एकदम सदैव आभासी कामा सीधा और मेरे भाई छोटा बनेगा। याद रख लीजिए, इसमें वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनेंगे, लेकिन अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा भी बनेगा, आभासी सीधा भी बनेगा, लेकिन आभासी सीधा बनेगा तो बड़ा बनेगा, छोटा कभी नहीं बनेगा। छोटा बनेगा तो उत्तल दर्पण में बनेगा, और इसमें वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनते। इतना बात समझ में आई? देखिए जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होना वो दर्पण के सामने ही बनेगा, आभासी वाला दर्पण के पीछे। ये भी बताया, दर्पण के पीछे बनता था आभासी सीधा। और ये कही कंडीशन थी पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच में वस्तु को रखोगे तो उस समय दर्पण के पीछे आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इतना बता दिए। अब हम सीखेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, इसीलिए हम इतना चीजें बता दिए, कहीं लिख लीजिएगा। अब देखिएगा चिन्ह परिपाटी, आपको हम समझा रहे हैं, समझिएगा। चलिए अब देखिए मेरे भाई, देखो हम आपको नहीं तो हम सही बता रहे हैं, तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। जो पहले से पढ़े होंगे ना उनको तो एकदम समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, क्योंकि पहली बार जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उतना जल्दी समझ में नहीं आता है। हम तो कहते हैं, देखिए चिन्ह परिपाटी एक चीज़ ऐसा होता है ना कि जब तक आप चिन्ह परिपाटी को नहीं समझ सकते तब तक आप दर्पण और लेंसों के क्वेश्चनों को, हम सच में बता रहे हैं, आप नहीं हल कर पाएंगे। आप बात को मानिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है। यू का मान कब प्लस होगा, भी का मान कब प्लस होगा, एफ का मान कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप का इन क्वेश्चनों को आप हल कर पाएंगे? कभी नहीं हल कर पाएंगे।
इसलिए मेरे भाई ना हर चीज़ को ना करने से पहले थ्योरी को पढ़ा जाता है। अब तो परीक्षाएं तो हो रही है, आप ऐसे सोचेंगे कि हम अब परीक्षा स्टार्ट हो गई है, सोचेंगे कि हम पूरा अब से पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो बताइए परीक्षाएं जब तक होंगी तब तक आप पूरा कर पाएंगे सिलेबस? 6 महीने का सिलेबस आप मात्र 15-20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे? नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ को ना अगर अच्छे तरीके से समझना है तो पहले तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। एक बार अगर कंप्लीट करते हैं उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब बताइए चिन्ह परिपाटी नहीं आपको पता होगा तो किस प्रकार हल करेंगे? देखिए एक चीज़ तो पहले ये देखिएगा कि दर्पण इन यू और भी और एफ में संबंध होता है और दर्पण सूत्र होता है, इसको याद करना पड़ेगा। कहीं आप लिखते चलिएगा। देखिए दर्पण सूत्र, पहले तो सूत्र लिखवा दे रहे हैं। दर्पण सूत्र देखिए 1/में एफ इजकल टू 1/में भी प्लस 1/में यू होता है मेरे भाई। उस ऐसे ही लेंस, इसी के साथ लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला ये हो जाता है मेरे भाई 1/में एफ इजकल टू 1/में भी माइनस 1/में यू। ये दोनों बस केवल एक ही फर्क होता है कि इसमें प्लस होता है बीच में, इसमें क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। अब देखिए यू भी एफ है क्या? देखिए यू क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब नहीं वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी यू से पता करते हैं। भी को दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, देख रहे हैं ना मेरे भाई, प्रतिबिंब की दूरी। हम ये क्वेश्चन भले लिख दिए हैं लेकिन इसके बारे में हर चीज़ हम बता रहे हैं, तब टाइम नहीं तो हल करना तो हम हल ही कर देते। अब चलिए एफ क्या है? तो दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। और सेम टू सेम अगर लेंस होगा ना मेरे भाई तो क्या कहेंगे कि लेंस के ध्रुव से वस्तु की दूरी, लेंस के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी, सेम टू सेम बात होगा। तो देखिए यू और भी और एफ में ना ये मेरे भाई ये संबंध होता है। और यू भी और एफ ये है क्या हम बता दिए। जब इतना जान गए, अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक उल्टा छोटा बड़ा, बड़ा बराबर बड़ा, आभासी सीधा बड़ा भी बनता है, आभासी सीधा छोटा उत्तल दर्पण में बनता है। कम खत्म। उसके बाद इसके बारे में दर्पण सूत्र 1/में एफ इजकल टू 1/में भी में प्लस 1/में यू, लेंस सूत्र 1/में एफ इजकल टू 1/में भी माइनस 1/में यू। यू भी और एफ क्या है? दर्पण के यू है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, भी क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या है? दर्पण की फोकस, लेंस है तो लेंस बस लगा देंगे, काम खत्म। अब देखेंगे चिन्ह जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यू कब प्लस होगा कब माइनस, इसको देखेंगे। अब चलिए हम बता रहे हैं। अब देखिए मेरे चिन्ह परिपाटी हम बता रहे हैं, देखो दोनों को हम बता रहे हैं, अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। देखिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया गया है और ये दर्पण का ध्रुव है। चलिए देखिए अब इधर मान लीजिए कोई वस्तु इधर, हमेशा ना इधर ही रखेंगे दर्पण के सामने ही, तो यू का मान हमेशा मेरे भाई ना ये क्या होगा? माइनस होगा। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यू का मान हमेशा माइनस होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए आई वाला एफ है। अब यहां से यहां के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो अवतल दर्पण है तो देखिए जो भी दूरियां मापेंगे दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, तो दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ माप रहे हैं ना, इसीलिए एफ भी का होगा? माइनस होगा। एफ भी का होगा? ऋणात्मक होगा। और भी की बात होगी ना मेरे भाई, भी तो देखिए भी जब भी होगा, भी मतलब कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो अवतल दर्पण में देखिए वास्तविक बनता है और आभासी भी बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मेरे भाई, वास्तविक जब भी प्रतिबिंब बनेगा इधर ये बनेगा, इधर ये कहीं नीचे, इधर ये कहीं बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो इस भी का मान का ले लेंगे? माइनस लेंगे। भी का मान का होगा मेरे भाई? माइनस होगा। और यू का मान का होगा? अरे एफ का मान भी माइनस होगा, यू का मान भी का होगा? माइनस से होगा। लेकिन वास्तविक के लिए भी का मान माइनस होगा, लेकिन आभासी के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई? अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो इधर आभासी बनेगा, तो जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उस समय भी का मान का होगा? प्लस होगा। बोलिए कोनो दिक्कत? तो याद रखें, देखिए अवतल दर्पण में ना यू तो हमेशा माइनस, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे लेंस हो,
अरे चाहे दर्पण हो, कोनो दर्पण हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, यू का मान माइनस। और एफ का मान अगर अवतल दर्पण है तो एफ का मान भी माइनस। अब भी प्रतिबिंब पर निर्भर करेगा, भी प्रतिबिंब वास्तविक बना है तो भी का मान माइनस, और आभासी बना है तो भी का मान प्लस। अब उत्तल वाला देखेंगे। अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए हम पहले अवतल दर्पण बता दिए तो लिख दे रहे हैं। देखिए u का मान क्या होगा मेरे भाई, ऋणात्मक लिख दे रहे हैं, u का मान ऋणात्मक। उसके बाद v का मान अगर वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो ऋणात्मक, कहीं लिख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं हम। उसके बाद f का मान फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, ठीक ना, ऋणात्मक हो गया। अब कौन दिक्कत, कौन ना। अब ही का मान अगर आभासी होगा, आभासी तो क्या होगा, धनात्मक। यही ना होगा मेरे भाई, किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। इसको कहीं नोट कर लीजिए। अभी हम बता रहे हैं उत्तल दर्पण, अभी जस्ट बताएंगे उत्तल दर्पण की क्या कंडीशन होगी। याद रखिए अवतल दर्पण में क्या होगा, यू का मान ऋणात्मक, एफ का मान ऋणात्मक, भी अगर वास्तविक होगा तो ऋणात्मक, अगर आभासी है तो धनात्मक। यही तो याद करना है। अब देखिए मेरे भाई, इसको हम क्या काम करेंगे, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल वाला। उत्तल में क्या कंडीशन हो, उत्तल में दबा हुआ पृष्ठ को कलई किया जाएगा। देखिए पी है, इधर सब कुछ होगा, इधर सी होगा, इधर एफ होगा, ठीक ना। कहीं भी वस्तु भैया इधर ही ना रखोगे, वस्तु बाईं तरफ सामने ही ना रखोगे तो यू का मान क्या होगा, माइनस। देखिए चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, का मान क्या होता है, यू, क्योंकि यू दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। यू को सामने रखेंगे और दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ नापी गई दूरियां सभी ऋणात्मक लेते हैं, इसीलिए इधर बाईं तरफ नापेंगे तो माइनस होगा। एफ का फोकस दूरी मेरे भाई ना धनात्मक होगा, फोकस दूरी का होगा धनात्मक। और प्रतिबिंब का हो जाएगा मेरे भाई, प्रतिबिंब यानी भी का मान, भी का मान का हो जाएगा धनात्मक होगा। इसमें ना, इसमें जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा हमेशा एकदम आभासी या सीधा प्रतिबिंब बनेगा और छोटा बनता है, कभी भी वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनबे नहीं करेगा उत्तल दर्पण में। तो याद रखिए उत्तल दर्पण में ना सदैव प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा छोटा बड़ा बराबर आभासी सीधा और बड़ा बनता है। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, यही चिन्ह परिपाटी है। तो इसमें लिख देंगे, देखिए यू का मान का होगा माइनस होगा, एफ का मान का होगा मेरे भाई प्लस होगा, अब ही का भी मान का होगा प्लस होगा, क्योंकि इसमें ना, इसमें वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनबे नहीं करेगा तो इसलिए प्लस होगा। देख लीजिए भी हमेशा प्लस, एफ हमेशा प्लस उत्तल दर्पण के लिए, और यू के लिए हमेशा माइनस। तो लेंस और दर्पण के जो चिन्ह परिपाटी है मेरे भाई सेम टू सेम होता है, बस एक चीज बदलता है, उसमें प्रतिबिंब बदल जाते हैं। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब उसमें उत्तल लेंस में, और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है बस, लेकिन जो चिन्ह परिपाटी है सेम टू सेम होता है। ये मेरे भाई याद हुआ कि नहीं, देखिए ना अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी में भी का मान अगर वास्तविक है तो माइनस, यू का मान हमेशा माइनस, एफ का मान भी माइनस, और उत्तल दर्पण है तो एफ का मान प्लस, यू का मान हमेशा माइनस और भी का मान प्लस। यानी उत्तल दर्पण में दो चीजें प्लस और एक चीज माइनस, वही कॉमन होता है। यू कौनो दर्पण लेंस हो उससे मतलब ना है, यू हमेशा ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि वस्तु को आप दर्पण और लेंसों के सामने रखते हैं और जो भी दूरियां दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ मापी जाती है वो ऋणात्मक, और दर्पण के ध्रुव के दाईं तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक लेते हैं। मेरे भाई समझ में आया। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे, आप इन चीजों को कहीं लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, देखिए कैसे हल कर रहे हैं। अब चलिए मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। याद रखिएगा, हम सच में बता रहे हैं, इस दर्पण और लेंस से ना जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, मिल भी रहा है और मिलेगा भी। जो मेरे साथी का अभी एग्जाम बाकी है ना, वो इसको दोहरा करके एकदम जाइए। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कह दिया, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण के नाम ले लिए ना, अवतल दर्पण में बाबू अभी प्रतिबिंब बताए, वास्तविक उल्टा छोटा बड़ा बराबर और आभासी सीधा और बड़ा बनता है कि नहीं, बताया है ना। देखिए तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अवतल 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यू का मान क्या दे दिया -30 सेंटीमीटर। ये वो देखो ना, अरे यू है ना, है यही ना, ये अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, दर्पण के ध्रुव से यही ना वस्तु रखा गया है 30 सेंटीमीटर। आपको आ रहा है ना कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अवतल है तो फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक है ना होगा, अभी तो बताएं। और प्रतिबिंब क्या कह रहा है, वास्तविक के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा ना मेरे भाई तो भी का मान हमेशा माइनस में आएगा। देख लीजिए भी का मान निकालेंगे ना तो माइनस में आएगा, वही बताएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बना। समझ में आ रहा है। चलिए तो लेंस
मिरर फार्मूला से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, अभी जस्ट बताएं। देखिएगा अब ये भी का मान नहीं दिया है, वो ज्ञात करना है, आप पहले ही से वहाँ प्लस माइनस नहीं करेंगे, भी का मान हमें निकालना है, वो खुदे माइनस में आएगा, देख लीजिए। 1/f इक्वल टू 1/v अब प्लस 1/में u होगा, तो 1/में f का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, -20। अब 1/v का मान निकालना है और प्लस 1/में -30। कोनो दिक्कत परेशानी, देख लीजिए। तो 1/में कितना, -20 बराबर 1/v, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस मिलकर -1/30। कोनो दिक्कत, इसको इधर लेकर आ जाइए, तो इसको इधर लेकर आ जाइए, -20 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 1/30, ठीक है ना मेरे भाई, और ये 1/v, कोनो दिक्कत। अरे भैया इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 60, तो 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी के 60, ठीक है ना मेरे भाई, देखते चलिएगा। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 बटा में 60, तो क्या करेंगे, उल्टा कर दीजिए इसको, तो v बराबर क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना, v का मान क्या होगा, माइनस में आ रहा है, -60, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए इसमें प्लस में वास्तविक कह दिया ना, तो एक मतलब ना कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा इसमें प्लस माइनस का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वहाँ वास्तविक लिख दिया है। माइनस का मतलब यही है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो 60 सेंटीमीटर, देख लीजिए ये वाला आपका आंसर होगा। और यहाँ पे अगर बस ऐसे ही दे देता, प्लस माइनस के रूप में अगर देता, तो आप -60 सेंटीमीटर लिखते, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बना है। समझ में आ रहा, यहाँ पे चिन्हों का यूज नहीं किया गया, लेकिन आप चिन्ह सहित आप देखेंगे, ये वास्तविक लिख दिया, वास्तविक ही मतलब वही चिन्ह बता रहा है कि माइनस वास्तविक को बता रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दर्पण से इससे क्वेश्चन तो एकदम देखने को मिलेगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, समझिए। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा। अभी जस्ट मेरे भाई बताए हैं, चलिए एक बार और हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए। अरे याद कर लो मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बिल्कुल आसान है। देखो ना, एक बार और हम बता दे रहे हैं, ये P है, ये अवतल दर्पण है, क्योंकि परावर्तन की प्रक्रिया झुके हुए पृष्ठ से कराई जा रही है और उभरे हुए पृष्ठ को कलई किया गया है। चलिए दर्पण का ध्रुव है, उतना मत आप समझिए, ये C है और ये F हो गया, बस ये याद रखो ना। इधर ये अनंत है, अगर अनंत पे कोई वस्तु रख दोगे ना मेरे भाई, तो यह फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। और ये इसके बीच में यहाँ रख दोगे ना, दूसरा कंडीशन ये पहला है, अनंत और C के बीच में रख देंगे वस्तु को, तो यह C और F के बीच में बनेगा। अगर C पर रख दोगे ना मेरे भाई, देख लो, तो वो CA पर बनेगा, लेकिन एकदम ना, एकदम उतना ही बनेगा, बराबर बनेगा। वास्तविक उल्टा, कुल वास्तविक उल्टा ही बन रहा है। अगर C और F के बीच में कहीं मान लो यहाँ रख दोगे ना मेरे भाई, तो C और अनंत के बीचों में ये बनेगा 4 नंबर कंडीशन। अब पांचवा फोकस पर रख दोगे ना, फोकस पर, तो यह कहीं अनंत पर बन जाएगा 5 नंबर में। F और P के बीच में यही एगो अपवाद है, तो हेनिया बनेला, समन्वय बनता है। तो इसके लिए सब हाई का हो जाएगा, छोटा हो जाएगा मेरे भाई, ये बड़ा हो जाएगा, 4 5 ये बड़ा है, ये वाला बराबर है, और सबके लिए कुल मिला के ये वास्तविक, शुरुआत में लगाएंगे वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, देख लीजिए वास्तविक उल्टा होगा। इधर ये छुआ का होगा मेरे भाई, आभासी, आभासी या कामा सीधा और बड़ा बनेगा अवतल दर्पण में। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में, ये फोकस है ना मेरे भाई और यह ध्रुव है, यहीं पे वस्तु रख दिए, 6 नंबर कंडीशन यही ना है। F और P के बीच में वस्तु को रख दिए हैं, तो यह दर्पण के पीछे बन रहा है। ये कैसा बन रहा है, आभासी सीधा बड़ा बन रहा है। आभासी सीधा बड़ा, देख लीजिए, अपूर्ण तो होइबे नहीं करेगा, आभासी वास्तविक तो होइबे नहीं कभी, क्योंकि वास्तविक तो इधर बनेगा, पूर्ण ई का कुल है, मतलब ही नहीं, तो क्या होगा, आभासी। अगर आभासी सीधा बड़ा, बस केवल आभासी तो आभासी होगा। समझ में आ रहा ना मेरे भाई, देखो ना अभी जस्ट बताया, इसको याद कर लो यार। ऐसे क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं, रेलवे को कोई ऐसा परीक्षा ना हो जिसमें दर्पण और लेंसों से क्वेश्चन ना पूछे गए हो। आप इसको रिवाइज करके जाइएगा। चलिए तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलो मेरे भाई ये क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब ना, जो 4 व्हीलर है चाहे 2 व्हीलर है, पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। अब देखिए, अब दे ऑप्शन, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखिए मेरे भाई, उत्तल दर्पण के बारे में आप जान चुके हैं। समतल दर्पण एक
समझिएगा, समतल दर्पण से भी हम कुछ पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं, उसको पहले कहीं नोट कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन समतल दर्पण से पूछ लिए जाते हैं। देखिए समतल दर्पण के बारे में, देखिए समतल दर्पण में क्या होगा ना मेरे भाई, समतल दर्पण में सदैव, समतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब, याद रखिएगा मेरे भाई, ये आभासी, उसके बाद कामा सीधा और बराबर बनता है। इस बात को याद रखिएगा, समतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बराबर बनता है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कभी कभी सवाल ऐसे आ जाता है, याद रख, कभी कभी पूछ देता है ना कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो याद रखिए अनंत होता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का हम उपयोग लिख दिए, अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग अभी इसको ना एक और नाम से जानते हैं, अभिसारी। अभिसारी मतलब ये किरणों को मोड़ता है। उत्तल दर्पण का एक और नाम है अपसारी। कभी कभी तो यही दे देता है कि अभिसारी लेंस का उपयोग है और ऑप्शन दे देगा। तो अभिसारी मतलब समझिए अवतल दर्पण। कभी कभी बच्चे ना, अरे जो मेरे साथी है वो दूसरा नाम ना भूल जाते हैं। तो अवतल दर्पण अभिसारी लेंस, अब उत्तल दर्पण अपसारी लेंस, ये किरणों को फैलाता है, ये किरणों को मोड़ता है। गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयोग किया था अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों में उसका सोलर प्लेट में आंख, दांत, कान के जो डॉक्टर होते हैं वो निरीक्षक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए गाड़ी के पश्च दृश्य को देखने में, गाड़ी के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था। रोड पर लगे परावर्तक लैंप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा मेरे भाई, वाहनों में जो लगे दर्पण होते हैं ना, वो पीछे के दृश्यों को देखने के लिए लगाए होते हैं। और कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी, सीधा और छोटा बनता है। अगर आभासी, सीधा, बड़ा बन गया तो अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण है। ठीक है ना, याद आ रहा ना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा, बराबर, बड़ा और आभासी, सीधा, बड़ा। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा छोटा बनता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई ये क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर 12 वोल्ट, भी का मान दे दिया 12 वोल्ट, ठीक ना, और किया गया कार्य यानी W का मान 60 जूल दे दिया। कार्य का मात्रा क्या होगा, जूल। चलिए हम कुछ मात्रा लिखेंगे जिसको लिख लीजिएगा। और कह रहा है के माध्यम प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए, Q का मान पूछ रहा है, ठीक ना। अब देखिए कैसे हल करेंगे इसको। देखिए मेरे भाई, V बराबर होता है ना W बटा में Q, तो Q का मान निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W बटा में V। तो W का मान कितना है 60 और V का मान कितना है 12, तो 12 5 60, कितना हो जाएगा 5। Q यानी कुल आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। चलिए हम कुछ मात्रक लिख दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर ये होगा, C मतलब वही कूलाम को संक्षेप में लिखा गया। देखिए आवेश का मात्रक लिख दे रहे हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है मेरे भाई, ठीक ना, याद रखिए। धारा का मात्रक एम्पियर, कभी कभी तो ऐसे ही क्वेश्चन यूनिट से ही पूछ दिया जाता है डायरेक्ट। और प्रतिरोध का मात्रक लिख लीजिए अगर नहीं याद है तो, ओम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, ठीक ना। और शक्ति का मात्रक शक्ति या सामर्थ्य, उसी को कहते हैं शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, क्योंकि P बराबर W/T होता है। वाट या वाट ये भी हो जाता है मेरे भाई जूल प्रति सेकेंड, इसी को एक शब्दों में वाट के नाम से जानते हैं। P बराबर W/T होता है, जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, कार्य का जूल। और भी होता है W बराबर F/D होता है, तो ये न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा कार्य का मात्रक। या ये भी होता है मेरे भाई एक मात्रक, या इसी को एक शब्दों में कार्य का मात्रक जूल कहते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार। तो याद रखिए आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक ओम, विभवांतर का मतलब वोल्ट, शक्ति सामर्थ्य वाट या जूल प्रति सेकंड भी होता है, कार्य का न्यूटन इंटू मीटर या जूल होता है। ये चीजें, ये कुछ ऐसे मात्रक है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आवेश का मात्रक लिखित तो है कूलाम। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आवृत्ति और आवर्तकाल, देखिए आवृत्ति उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कि 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति का मात्रक मेरे भाई ये भी पूछ देता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, ऐसे इसको संक्षेप में HZ लिख दिया जाता है।
और आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होता है। क्या होगा? सेकेंड। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब इनमें संबंध होता है आवर्ती और आवर्तकाल में कि एक दूसरे के ना उल्टा होते हैं, यानी t बराबर 1/n और n/में 1/t। आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, तो क्या दिया है? आवृत्ति दे दी, यानी n का मान दिया है कितना? 50 हर्ट्ज। ठीक है ना मेरे भाई? और t का मान पूछा है, तो t बराबर क्या होगा? 1/n। तो t बराबर 1/में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50। तो t बराबर 50। 100 में 50 से भाग देंगे मेरे, अरे 1 में 50 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0.02 का आवर्तकाल का मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो देख लीजिए कौन सा ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन ना आप जिन मेरे भाई को परीक्षा अभी बाकी है, वो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा पढ़ करके जाइए। ठीक ना? आप थोड़ा सा इससे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए और आराम से वहां जाइए। एकदम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाते भी है। तो चलिए मेरे भाई, अगर आपको वीडियो में अच्छा लगता है और क्वेश्चनों को हम समझा पाते हैं, आप समझ पाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं लगता है तो भी कर दीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत है, आपको कहीं समझ में नहीं आते हमारे क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे फिर नए क्वेश्चनों के साथ। तो जय हिंद।